Hello, everybody. So, welcome to our EVS lecture. We are meeting after a long time. बराबर एग्ज़ाम्स इसके पहले का जो लेक्चर हुआ उसके बाद आपका एग्ज़ाम्स आया, फिर दिवाली वेकेशन. So we are meeting after a long time. Anyways, before in the last lecture, that is before your exam, जो अपना लास्ट लेक्चर हुआ वो लेक्चर में मैंने आपको प्रोजेक्ट के टॉपिक्स दिए रोल नंबर वाइज. ठीक है. और उन प्रोजेक्ट टॉपिक्स के बारे में मैंने आपके साथ मतलब डिस्कशन भी किया, आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिया कि किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, राइट. हर एक टॉपिक के हिसाब से मैंने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, इंस्ट्रक्शंस दिया है. सो again today I am going to repeat that instructions because see मैंने देखा है कि तुम लोग लेक्चर जो है पूरा सुनते नहीं हो. बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे पता नहीं सुन रहे हो या नहीं, लेकिन ईवीएस का मैंने देखा है कि तुम लोग लेक्चर नहीं सुन रहे हो. और मैं जो इंस्ट्रक्शंस तुम लोग को लेक्चर में दे रही हूँ उसी के ऊपर तुम लोग बार बार वही क्वेश्चंस पूछ रहे हो. हर एक स्टूडेंट बारी बारी वो सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जबकि मैंने उसके बारे में आपको लेक्चर्स में, ना सिर्फ एक ही लेक्चर में बल्कि स्टार्टिंग जब से हम लोग ने ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किया है तब से लेकर अभी तक मैंने आपको बहुत बार, अबाउट 100 times आई हैव गिवन यू द इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू राइट द प्रोजेक्ट, हाउ टू राइट द असाइनमेंट, वेयर टू राइट द प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट. ये सब मैंने आपको बहुत बार मैंने लेक्चर्स के बीच में आपको बोला है. फिर भी आप हर एक स्टूडेंट बारी बारी वही एक क्वेश्चन पूछ के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को बार बार बस वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कहाँ लिखना है, वो कहाँ लिखना है. तो अभी ये आज का लेक्चर मैंने ऑलरेडी सभी क्लास टीचर्स को कल ही बोला था कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए कि ये लेक्चर ध्यान से सुनो. इसमें मैं जो भी डाउट्स आपको जैसे जैसे आपने डाउट्स पूछा है वो पूरे डाउट्स का क्लैरिफिकेशन मैं अभी ये लेक्चर में दूंगी तुमको वापस. हालांकि मैंने पहले भी दिया हुआ है पूरा इंस्ट्रक्शंस, फिर भी मैं फिर से अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ. जो भी आपका डाउट्स है वो सब क्लियर कर रही हूँ मैं ये लेक्चर में. ये लेक्चर अभी ध्यान से सुनो. ये लेक्चर के बाद में भी अगर फिर से तुम लोग वही सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो उसका तुमको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, इतना ध्यान में रखो. सो बेटर ये लेक्चर जो है वो ठीक से सुनो. अब ये प्रोजेक्ट टॉपिक्स का लेक्चर, राइट. प्रोजेक्ट टॉपिक्स मैंने आपको दिया है. वो टॉपिक्स पे जाने के पहले कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, वो ध्यान से सुनो. सबसे पहला डाउट जो मुझे पूछा है और हर एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा है बारी बारी वो डाउट ये है कि प्रोजेक्ट लिखना किस में है. तुम लोग को मैंने कितनी बार बोला है कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट तुम लोग को तुम्हारी ईवीएस के नोटबुक में लिखना है. अब ये ईवीएस का नोटबुक मतलब कौन सा नोटबुक? जो लास्ट ईयर तुम लोग को याद रहेगा मैंने क्लास रूम में मैं जो इंस्ट्रक्शन देती हूँ वो लिखने के लिए तुम लोग को एक नोटबुक बनाने को बोला था. जैसे तुम लोग हर सब्जेक्ट के लिए बनाते हो ना, एक लॉन्ग नोटबुक बनाते हो, तो उसी तरह से मैंने ईवीएस के लिए भी एक नोटबुक बनाने को बोला था कि जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तुम लोग को क्लास में प्रोजेक्ट के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, वो सब इंस्ट्रक्शन जो है वो नोटबुक में लिखना है. अपना ईवीएस से रिलेटेड जो भी मैं बता रही वो सब उस नोटबुक में लिखना है. सिंपल एक लॉन्ग नोटबुक जो रहता है. मैंने तुम लोगों को ये भी बोला है कि अगर लास्ट ईयर का नोटबुक है तुम्हारे पास उसी में कंटिन्यू करो आगे. दूसरा न्यू नोटबुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी तुम लोग बारी बारी मुझे इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि लिखना किस में है. सो ये अभी मैं फाइनल लास्ट टाइम मैं तुम लोगों को बता रही हूँ. प्रोजेक्ट लिखना है तुम लोगों को तुम्हारी ईवीएस के नोटबुक में. जैसे हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग एक एक नोटबुक बनाते हैं ना क्लासरूम में, जो टीचर पढ़ा रही है वो पॉइंट्स लिखने के लिए, वैसे ईवीएस के लिए भी एक नोटबुक तुम लोगों ने बनाया था 11th स्टैंडर्ड में. नहीं बनाया रहेगा तो अभी बना दो. और उसी में तुम लोगों को अभी फ़िलहाल तुम्हारा 5 असाइनमेंट्स जो मैंने हर
चैप्टर के एंड में बताया है, एंड एक प्रोजेक्ट, ये तुम लोगों को तुम्हारा ईवीएस नोटबुक में लिख के रखना है। अभी ये मत पूछो कि लॉन्ग नोटबुक लेना है कि स्मॉल नोटबुक लेना है, तुम्हारे पास जो नोटबुक अवेलेबल है उसमें लिखो। वो लॉन्ग रहने दो, स्मॉल रहने दो, ये तुम्हारा फाइनल सबमिशन नहीं है वो नोटबुक, उसमें सिर्फ तुमको लिख के रखना है। बाद में नेक्स्ट मंथ दिसंबर या जनवरी में हमको पता चल जाएगा कि बोर्ड का प्रोजेक्ट बुक मार्केट में आया है या नहीं। अब बोर्ड ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है हमको कुछ वीक्स पहले ट्रेनिंग में, वो ये है कि बोर्ड का एक प्रोजेक्ट बुक मार्केट में आ जाएगा दिसंबर या जनवरी में। तो हम लोग आपको उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो नोटबुक कॉलेज से ही प्रोवाइड करेंगे या तुमको ख़रीदना है, ये हम लोग बता देंगे बाद में। तो फाइनल जो तुम्हारा सबमिशन है, जो फाइनल तुम लोग मुझे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट सबमिट करोगे, वो उस प्रोजेक्ट बुक में रहेगा जो बोर्ड का है, लेकिन वो बाद में, अभी नहीं। अभी फ़िलहाल तुम लोगों को ईवीएस का प्रोजेक्ट और 5 असाइनमेंट्स ईवीएस नोटबुक, या तो लॉन्ग नोटबुक या फिर स्मॉल नोटबुक, उसमें ही लिखना है। कोई भी पेन यूज़ करो, ब्लू ब्लैक कोई भी पेन यूज़ करो। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स चिपकाने की या कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डाउट। फिर एक कुछ स्टूडेंट ने ये भी पूछा था, साइंस के स्टूडेंट्स ने, कि प्रोजेक्ट बुक तो सॉरी ईवीएस नोटबुक तो मिस के पास है, तो ईवीएस नोटबुक कौन सा तुम्हारा मेरे पास है? मेरे पास तुम्हारा कोई भी ईवीएस का नोटबुक नहीं है। लास्ट ईयर ये अपना लॉकडाउन होने के पहले जो लोग ने सबमिट किया था प्रोजेक्ट बुक्स, वो मेरे पास है। वो भी सबका नहीं आया है, ओनली 50% ऑफ स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड। तो वो ईवीएस नोटबुक नहीं है, वो प्रोजेक्ट बुक है, उसमें तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है फ़िलहाल। गॉट दैट? तो समझ में आया ये फर्स्ट पॉइंट। 5 असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जो है वो तुमको अभी फ़िलहाल ईवीएस नोटबुक में लिखना है। वो नोटबुक लॉन्ग नोटबुक रहने दो या स्मॉल नोटबुक रहने दो, वो सिर्फ एक जैसे हम लोग क्लास वर्क करते वैसे सिर्फ लिख के रखना है। गॉट दैट? और बाद में जब मैं बताऊंगी फाइनल सबमिशन किस में करना है, तो जस्ट तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट और 5 असाइनमेंट उसमें कॉपी करना पड़ेगा प्रोजेक्ट बुक में फाइनल, वो अभी तक तुमको नहीं दिया है। क्लियर? ओके। अब सेकंड जो डाउट था वो था कि हाउ टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट टॉपिक्स। प्रोजेक्ट टॉपिक्स कौन सा रोल नंबर से सिलेक्ट करना है, ये तुम लोगों ने पूछा था, ठीक है। तो अभी देखो, जब मैंने तुमको प्रोजेक्ट का टॉपिक्स दिया 2 हफ्ते पहले, तभी तुम्हारे पास 12th स्टैंडर्ड का रोल नंबर नहीं था, राइट। अभी तक तुम लोग 11th स्टैंडर्ड का रोल नंबर ही फॉलो कर रहे हो। तो जो टॉपिक्स मैंने दिया है, टॉपिक और रोल नंबर, मैंने कैसा दिया तुम लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्लास टीचर्स ने डाला हुआ है टॉपिक और उसके आगे रोल नंबर। तो वो रोल नंबर कौन सा तुमको देखना है, 11th स्टैंडर्ड में जो तुम्हारा रोल नंबर था, वो रोल नंबर के हिसाब से तुमको टॉपिक अलॉट किया है मैंने। तो देखो तुम्हारा रोल नंबर कौन से टॉपिक में आ रहा है, वो टॉपिक तुम्हारा प्रोजेक्ट टॉपिक है। गॉट दैट? जैसे देखो अभी ये मैंने फर्स्ट टॉपिक इधर मैं पढ़ रही हूँ, विजिट अ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड यूज्ड फॉर विच क्रॉप्स, ठीक है। ये तो ये टॉपिक कौन कौन से रोल नंबर को दिया है, रोल नंबर 1, 16, 31, 46, 61, 76, 91, 106, 121, 136 और 151। अब ये रोल नंबर्स कौन से हैं, तुम लोगों के जो 11th स्टैंडर्ड के रोल नंबर्स है, वो रोल नंबर्स के हिसाब से ही मैंने टॉपिक दिया है। क्लियर हो गया ये बात? सो 2 डाउट तुम्हारा मैंने क्लियर किया है। थर्ड पॉइंट ये है कि मार्किंग स्कीम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉपिक्स के पहले वाले लेक्चर में, मैंने मार्किंग स्कीम दी है आपको, है ना। 7 पॉइंट्स है उसमें, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक मतलब इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव्स है, रेलेवेंस है, मेथडोलॉजी है 4th पॉइंट, 5th पॉइंट है ऑब्जर्वेशन,
6 पॉइंट इज़ एनालिसिस एंड 7 पॉइंट इज़ रिजल्ट। और हर एक पॉइंट को अलग अलग मार्क्स है, तो तुम लोगों को प्रोजेक्ट जो है उन पॉइंट्स के हिसाब से ही लिखना है। कितना लाइंस लिखना है वो भी मैंने बोला। इंट्रोडक्शन तुम लोग को 8 to 10 लाइंस लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपको एटलीस्ट 4 ऑब्जेक्टिव्स डिटेल में लिखना है। रेलेवेंस अगेन 8 to 10 लाइंस में आएगा। मेथोडोलॉजी 2 पेज का तो भी होना ही चाहिए। ऑब्जर्वेशंस वो भी एक अबाउट 1 या 1.5 पेज का रहेगा। एनालिसिस में ग्राफ आएगा एंड उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। एनालिसिस में या तो ग्राफ आएगा या फिर पाई डायग्राम, जो भी बना रहे हो। ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दो, पाई डायग्राम बना रहे हो तो पाई डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दो। फिर लास्ट रिजल्ट है। रिजल्ट भी पूरा 1 पेज का आता है, ठीक है। ईवीएस में हर एक पॉइंट को समझो 3 मार्क है, 4 मार्क है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 मार्क के लिए 3 पॉइंट लिखो, नहीं, तुम लोगों को लिखना है ज़्यादा। एंड उसके बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वाइवा ये भी मैंने दिया था, राइट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट का पॉइंट सेम है, सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो क्या रहेगा, वो इन शॉर्ट लिखना है। देखो हम लोग पूरा रिसर्च करते हैं, वो बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन सबमिशन के वक्त हम लोग उस रिसर्च का एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो उसी तरह से तुम लोगों को प्रोजेक्ट लिखना है और प्रोजेक्ट के बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लिखना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ओरल एग्ज़ाम ये एक्सटर्नल एग्जामिनर का पॉइंट्स है। तुम लोगों को 12th स्टैंडर्ड में इंटरनल एग्जामिनर भी है, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी है। प्रोजेक्ट का टोटल 30 मार्क्स है, वो 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स है इंटरनल एग्जामिनर का एंड 10 मार्क्स है एक्सटर्नल एग्जामिनर का। इंटरनल एग्जामिनर का 7 पॉइंट्स है, जो अभी अभी मैंने बोला इंट्रोडक्शन से लेकर रिजल्ट तक, उसका हो जाता है 20 मार्क्स। और एक्सटर्नल एग्जामिनर का 2 पॉइंट्स है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है एंड ओरल एग्ज़ाम मतलब वाइवा, उसके लिए है 10 पॉइंट्स। तो तुम लोग प्रोजेक्ट भी लिखना है और प्रोजेक्ट के बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लिखना है, ठीक है। अब रिपोर्ट में कौन से पॉइंट्स है, सेम पॉइंट्स है जो ऑलरेडी तुम लोगों ने प्रोजेक्ट में लिखा है। सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या है कि रिपोर्ट जो है वो तुम लोग थोड़ा समराइज करके लिखोगे, मतलब क्या करोगे, शॉर्टकट में लिखोगे। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो 10 पेज का हो रहा है तो तुम्हारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो 4 या 5 पेज का ही होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है असाइनमेंट्स के बारे में। अभी असाइनमेंट टोटल 5 असाइनमेंट्स मैंने आपको दिया है। हर एक चैप्टर के एंड में मैंने उस चैप्टर का असाइनमेंट भी आपको एक्सप्लेन किया है। अब असाइनमेंट लिखते समय ऊपर मेंशन करो असाइनमेंट नंबर 1 कौन से चैप्टर में से है। फर्स्ट असाइनमेंट फर्स्ट चैप्टर, तो वो भी मेंशन करो चैप्टर नंबर 1। फिर उस असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन लिखो। वो क्वेश्चन लिखने के बाद में उस असाइनमेंट का आंसर लिखना है। अब असाइनमेंट के लिए कितना आंसर लिखना है, हर एक असाइनमेंट के लिए कितना चाहिए आंसर, हमको 1 पेज बैक टू बैक चाहिए हमको, ठीक है। बैक टू बैक चाहिए हमको, एक्चुअली 2 पेजेस होता है वो, लेकिन बैक टू बैक मतलब पूरा एक फुल स्केप नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, हाँ। सो 2 पेजेस लेकिन बैक टू बैक उतना ही लिखना है आपको असाइनमेंट का आंसर, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक असाइनमेंट के लिए सिर्फ 4 मार्क्स है। समझ में आया। तो ये एक डाउट पूछा था स्टूडेंट्स ने, तो मेरे ख्याल से मैंने सारे जो डाउट्स है जो तुम लोग मैसेज भेजते हो ना क्लास टीचर्स को कि मैडम ये डाउट है वो डाउट है, तो वो मैंने पूरा क्लियर किया है। अभी ईवीएस के लिए तुम लोगों को कोई भी बुक फ़िलहाल तो भी ख़रीदना नहीं है। एक छोटा नोटबुक बनाओ या लॉन्ग नोटबुक बनाओ, उसी में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट लिख के रखो। फाइनल सबमिशन किस में करना है वो तुम लोगों को बाद में मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन, उस हिसाब से फिर बाद में जस्ट तुम लोगों को कॉपी करना पड़ेगा इस नोटबुक में से
वो दूसरा नोटबुक में, बाकी कुछ करना नहीं है। और फाइनल डेट के लिए रुको मत, सबमिशन डेट के लिए रुको मत, अभी पूरा प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स लिख के रख दो, कंप्लीट कर दो, बिकॉज वी नेवर नो आगे क्या होगा। ये अभी ये लॉकडाउन वगैरह होने के बाद 7-8 महीने हम लोग घर में ही बैठे रहेंगे, ये किसी को पता था क्या? नहीं। तो आगे भी बोल नहीं सकते क्या होगा, इसलिए जैसे टीचर्स अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये करके रखो, वो करके रखो, तो प्लीज़ फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। ये मत सोचो कि ईवीएस के लिए ग्रेड है तो कुछ नहीं किया तो चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ग्रेड का मैं तुम लोग को बता रही हूँ फिर से, 4 ग्रेड है, A, B, C, D, जिसमें जो D ग्रेड है वो होता है फेलियर का ग्रेड। ये ग्रेड किसको दिया जाता है? जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट सबमिट नहीं करता बिल्कुल भी, उसको ये D ग्रेड जाएगा। या फिर जो सबमिट किया है लेकिन उसमें लिखा कुछ नहीं है, मतलब पासिंग मार्क्स नहीं मिला है, उसको D ग्रेड जाएगा। सो ये मत सोचो कि ग्रेड है तो कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जब तक मेरे सामने तुम्हारा प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स नहीं है तब तक तुम लोगों को 1 मार्क भी नहीं मिलेगा ईवीएस के लिए। 50 मार्क्स है, वो 50 में से तुम लोगों को पासिंग 18 मार्क्स चाहिए, तभी तुम्हारा जो ग्रेड है वो पासिंग का ग्रेड जाएगा, या तो A, B या C, नहीं तो D ग्रेड जाएगा। और D ग्रेड गया मतलब क्या? फेल। और अगर ईवीएस और पीटी में फेल हो रहे हो तो तुमको 12th स्टैंडर्ड फिर से रिपीट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी री एग्ज़ाम नहीं है। डायरेक्ट तुमको पूरा साल जो है वो तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, फिर से तुम लोगों को 12th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो ये बात ध्यान में रखो तुम लोग। सो समझ में आ रहा है ये बात? सो ये डाउट्स में जो भी डाउट्स मुझे पूछे गए थे लेक्चर के टाइम पे या फिर बाद में तुम लोग व्हाट्सएप करके पूछते हो क्लास टीचर्स को, वो सभी डाउट्स मैंने क्लियर किया है। अभी लेक्चर जो ध्यान से सुनेगा उसको ये सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इतना श्योर है कि कल अगर लेक्चर के बाद जो भी डाउट पूछा तो आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर दैट डाउट। मैं सीधे फिर सर को इन्फॉर्म कर दूंगी कि स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर्स प्रॉपरली एंड unnecessarily asking these questions. Got that? Okay. Now, see, topics already I have given you, but just for your information, some of the topics I will explain again. Like, see, in the previous lecture, I have already given instructions कि कैसे लिखना है आपको प्रोजेक्ट, राइट? जैसे देखो अभी इधर एक प्रोजेक्ट टॉपिक है, राइट अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज इन योर विलेज और सिटी और एरिया ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स दिया है, पॉपुलेशन ग्रोथ, सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम एंड पोल्यूशन। तो तुम लोग इंट्रोडक्शन में एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि व्हाट आर एनवायरमेंटल इश्यूज़, फिर ये थोड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ, सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम और पोल्यूशन का बारे में लिखो उधर इंट्रोडक्शन में। फिर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स में भी तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ने वाले हो तुम लोग, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ढूंढने वाले हो प्रोजेक्ट में, वो लिखो तुम लोग ऑब्जेक्टिव्स में। कितना ऑब्जेक्टिव लिखना है? 4 ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? इम्पॉर्टेंस मतलब रेलेवेंस। तो वाई वी शुड स्टडी एनवायरमेंटल इश्यूज़, ये क्यों ज़रूरी है, ये सब लिखना है आपको रेलेवेंस में। रेलेवेंस में आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि जैसे सपोज़ सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम बोला मैंने, तो सॉलिड वेस्ट अगर प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया, इफ़ वी डू नॉट डिस्पोज द सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली, देन हाउ इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक, व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट। तो that examples you can give the examples of different dumping grounds in our city या फिर नियर बाय सिटी एंड ऑल, दैट एग्जाम्पल्स ऑफ डंपिंग ग्राउंड यू कैन गिव कि हाउ द डंपिंग ग्राउंड्स आर टर्निंग इनटू ह्यूज माउंटेन्स ऑफ गार्बेज। और अगर डंपिंग ग्राउंड पे इतने बड़े बड़े माउंटेन्स रहेंगे कचरे के, तो वहाँ पर जो आसपास लोग रहते हैं उनको कितनी तकलीफ़ होती है, ये सब बता सकते हो आप रेलेवेंस में। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम जो है वो कोई सिंपल इशू नहीं है, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। समझ में आया?
तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का पॉइंट्स है ना, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, रेलेवेंस, इसमें वो जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन दिया है ना मैंने टॉपिक, वो क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है आपको। फिर मेथडोलॉजी में क्या लिखोगे, प्रोसीजर लिखोगे जो तुम लोगों ने फॉलो किया है फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। बराबर, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तुम या तो बुक्स रेफ़र करोगे, या फिर मैगज़ीन रेफ़र करोगे, या फिर किसी का इंटरव्यू लोगे, या फिर खुद जाके सर्वे करोगे। तो तुम लोगों ने क्या 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 किया, किस तरह से तुम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो तुमको पूरा प्रोसीजर डिटेल में, हर एक छोटा छोटा पॉइंट भी डिटेल में आपको लिखना है मेथडोलॉजी में, कि मैंने ये किया, मैंने ये वाला बुक्स रेफ़र किया, फिर ये बुक्स में ये इन्फॉर्मेशन ट्राई किया, फिर ये वाले बुक्स रेफ़र किए, ये वाले मैगज़ीन रेफ़र किए, फिर साथ में मैंने थोड़ा सा सर्वे भी किया, मैं ये जगह पे गया, वो जगह पे नाम लिखो, जगह का नाम लिखो। ठीक है, सो ऐसा डिटेल में सब लिखना है आपको। फिर मेथडोलॉजी के बाद ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, देखो जो तुम्हारा टॉपिक है ना, जो क्वेश्चन पूछा है प्रोजेक्ट का, उसका डायरेक्ट आंसर जो है वो आएगा ऑब्जर्वेशन में। जैसे अभी एनवायरमेंटल इश्यूज़ का मैंने पूछा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से आपका वो विलेज में या सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे, क्या दिख रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, वो लिखो। सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम आपके सिटी में है क्या, अगर है तो क्यों है, कैसा है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, वो लिखो। पोल्यूशन कितना है, पोल्यूशन का क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है, वो लिख दो। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है ना, जो टॉपिक पूछा है, डायरेक्ट उसका आंसर जो है वो किस में आएगा, ऑब्जर्वेशन में आएगा। समझ में आ रहा है। फिर एनालिसिस में तुमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है या फिर पाई डायग्राम बनाना है। कौन सा ग्राफ या पाई डायग्राम बनाओगे, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड मतलब जो तुम्हारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे देखो अभी इधर एक क्वेश्चन आया, राइट अ डिटेल रिपोर्ट ऑन वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस इन योर एरिया और सिटी और विलेज। तो आपके एरिया में या आपके विलेज में वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं लोग, उसके बारे में लिख सकते हो। फार्म पॉन्ड है, इन माई विलेज द फॉलोइंग टेक्निक्स आर प्रैक्टिस्ड। तो फर्स्ट है फार्म पॉन्ड, सपोज फार्म पॉन्ड है आपके गांव में, तो वो लिखो। चेक डैम्स है, तो चेक डैम के बारे में लिखो। फिर वो चेक डैम कहाँ पर बिल्ट किया हुआ है, कोई छोटा रिवर है या कोई स्प्रिंग है, कोई लेक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। वो पूरा आएगा ऑब्जर्वेशन में। और इससे रिलेटेड आएगा एनालिसिस, मतलब पाई डायग्राम आएगा या ग्राफ आएगा। ग्राफ से ज़्यादा इजी मुझे लगता है पाई डायग्राम हो जाएगा, क्योंकि आप बता सकते हो, मतलब सपोज़ एक गांव में 5 चेक डैम्स है, सिर्फ 2 फार्म पॉन्ड्स है, तो आप उसका पाई डायग्राम बना सकते हो कि 5 चेक डैम्स, ज़्यादातर चेक डैम्स दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद फार्म पॉन्ड्स भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। बराबर, देन रेन वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है क्या, उसके बारे में वो एक पाई डायग्राम आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस। और रिज़ल्ट में जो है, रिज़ल्ट में आपका खुद का ओपिनियन आपको लिखना है। ठीक है, आप उस इशू के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर व्यू। देखो पूरा प्रोजेक्ट आपने स्टडी किया, आपको पूरा पता चला कि ये प्रॉब्लम किसके वजह से है, इसका ऊपर क्या सॉल्यूशन है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इससे कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, सब आपने स्टडी किया। तो एक आपका एक व्यू जो है, एक ओपिनियन वो प्रॉब्लम के बारे में, वो आपको लिखना है रिजल्ट में। जैसे देखो अभी ये क्वेश्चन नंबर 11th मैंने दी है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ड्यू टू टूरिज़्म। ठीक है, तो आपका व्यू आपको लिखना है। कोई भी एक जगह के बारे में आप सोचो कि वहाँ पर टूरिज़्म कैसे बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो टूरिज़्म का वो जगह पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, वो पूरा आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। तो आपका व्यू लिखना है, आपका ओपिनियन लिखना है कि वो जगह ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है या नहीं, अगर हो रही है तो उसका ऊपर सोल्यूशन क्या है, ये आपका व्यूज़ आपको लिखना है उसमें। ठीक है, ये एनर्जी ऑडिट, इसके बारे में 13th टॉपिक देखो, कैरी आउट एनर्जी ऑडिट ऑफ योर हाउस बेस्ड ऑन गाइडलाइंस गिवन इन एक्टिविटी 1। देखो ये आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 50 पे एक्टिविटी 1 का एक टेबल दिया है, बहुत ही सिंपल टेबल है,
जस्ट आपको वो टेबल बनाना है आपके प्रोजेक्ट बुक में ऑब्जर्वेशन का पार्ट में, एंड उसको फिल करना है। सिमिलरली देखो, ऑल्सो स्टडी द इलेक्ट्रिसिटी बिल एज गिवन इन एक्टिविटी 2, दैट इज पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 पे इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड एक टेबल दिया है, छोटा सा टेबल है, बहुत ईजी है। अगेन वो सेम टेबल आपको बुक में बना के उसको जस्ट फिल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जो भी टॉपिक्स आपको दिया हुआ है वो सभी टॉपिक्स बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ इधर उधर आपको भागना नहीं है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल, 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसा है कि जिसमें मैंने लिखा है विजिट या फिर टेक एन इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो विजिट लिखा है इसका मतलब कंपलसरी नहीं है तुम लोगों को कि विजिट करना ही है। उस जगह के बारे में तुम लोगों को नेट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर उधर विजिट करना आपको इजी है, कन्वीनियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो ही विज़िट करो, अदरवाइज़ नहीं विज़िट करना उधर। नेट पे से भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जस्ट वो क्वेश्चन रहने दो वैसे विज़िट करके, लेकिन उधर रियल में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसको नेट पे से भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? ये मैंने अभी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट से रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शंस आपको दिया हुआ है। मैं फिर से थोड़ा रिपीट करती हूँ। अभी फ़िलहाल ईवीएस का प्रोजेक्ट और 5 असाइनमेंट तुम्हारे ईवीएस के नोटबुक में ही लिखना है। कॉलेज खुलने के बाद मैं तुम लोग को आगे का इंस्ट्रक्शन दूंगी कि फ़ाइनल सबमिशन कब करना है और किस में करना है। ठीक है? टिल देन तुम लोग नोटबुक में ही लिखो, कोई भी पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स वगैरह कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट तुम्हारा मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही होना चाहिए। नेक्स्ट, असाइनमेंट्स 5 असाइनमेंट दिया है मैंने। हर एक असाइनमेंट लिखते समय पहले असाइनमेंट नंबर लिखो, क्वेश्चन लिखो, उसके बाद में उसका आंसर लिखना है। आंसर कितना लिखना है? 2 पेजेस बैक टू बैक लिखना है। समझ में आया? प्रोजेक्ट, जब तुम लोग प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सकता है नेट से इंफॉर्मेशन, घर बैठे बैठे नेट पे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ये जो भी ईवीएस का मैंने टॉपिक दिया और असाइनमेंट्स दिया है वो अभी कंप्लीट करके रखो। डोंट वेट कि मैडम टाइम हम लोग को डेट देगी उसके बाद में हम लोग ढूंढेंगे इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट करेंगे। अगर वैसे रुकते हो तो यू विल बी इन प्रॉब्लम। उससे अच्छा अभी कंप्लीट करके रख दो पूरा, बाद में सिर्फ फाइनल सबमिशन के बुक में कॉपी करना पड़ेगा। क्लियर? सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। अगर फिर भी डाउट्स है तो देखते हैं, अभी 23rd से शायद कॉलेजेस खुल जाएगा, तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके बारे में जो भी रहेगा। तो फेस टू फेस भी जो भी डाउट है फिर भी वो बाद में पूछ सकते हैं, वो क्लियर हो सकता है। समझ में आया? ओके। सो एंड प्रोजेक्ट का टॉपिक जो है ऑलरेडी तुम लोगों को तुम्हारे क्लास टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया है। प्रोजेक्ट का टॉपिक लास्ट ईयर के रोल नंबर से ही, रोल नंबर के हिसाब से ही लेना है, क्योंकि जब मैंने प्रोजेक्ट का टॉपिक्स दिया तभी तुम लोगों को न्यू रोल नंबर्स नहीं मिला था। तो लास्ट ईयर का रोल नंबर्स फॉलो करो प्रोजेक्ट का टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट मतलब मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को रोल नंबर वाइज ही दिया हुआ है प्रोजेक्ट, तो तुमको और कुछ सिलेक्ट वगैरह करने का नहीं है। हर एक प्रोजेक्ट जो है मेरे हिसाब से एक 10-12 लोगों को एक ही प्रोजेक्ट मिला है, तो एक साथ काम कर सकते हो, एक दूसरे को हेल्प करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट हर किसी को अपना अपना अलग लिखना है। एक दूसरे को हेल्प करो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एक दूसरे का हेल्प लो, लेकिन जब तुम लोग प्रोजेक्ट लिखते हो तभी सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड कॉपी मत करो एक दूसरे का।
हर कोई अपना अपना प्रोजेक्ट अलग से लिखेगा, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लिखेगा। हर स्टूडेंट को अलग से मार्क्स है, ग्रुप में मार्क्स नहीं मिलने वाला। ग्रुप में सिर्फ तुमको काम करना है, वो भी अगर तुम चाहते हो तो, क्योंकि 8-10 स्टूडेंट को सेम प्रोजेक्ट मिला है। समझ में आया ये बात? ठीक है। सो काम पे लग जाओ, और बाद में जब फेस टू फेस मिलेंगे नेक्स्ट वीक से, तो और भी कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ सकते हो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।